हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका जीएस बाय जीएस में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखने वाले हैं और थोड़े बहुत टॉपिक्स हमारे और हैं इसमें। उससे पहले के रिवॉल्ट ऑफ 1857 लास्ट में करेंगे। उससे पहले वॉर्स एंड ट्रीटीज, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा था, एंग्लो सिख वॉर हो रहा था, एंग्लो नेपालीज वॉर हो रहा था, है ना, एंग्लो बर्मीज वॉर हो रहा था, एंग्लो अफगान वॉर। तो ये पांचों वॉर हम लोग देखने वाले हैं। एंग्लो मराठा वार हमने मराठास के साथ में देख लिया था। ठीक है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, जो जैसे कि आपके 3 तरह के लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स लेके आए थे: परमानेंट सेटलमेंट, रेतोवारी सेटलमेंट और महलवाड़ी सेटलमेंट। तो इन तीनों को देखने वाले हैं। फिर एजुकेशनल रिफॉर्म, जैसे बोट्स डिस्पैच वगैरह हो गया, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके बाद पहले सब्सिडरी अलायंस देखेंगे, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फिर कॉज ऑफ 1857 क्या था। ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहने वाला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला हमारा वॉर आता है एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है। तो एंग्लो मैसूर वॉर क्या था? तो बेसिकली यहाँ पर मैसूर एक किंगडम हुआ करता था जहां पर हैदर अली अपने बेटे के साथ शासन किया करते थे। ठीक है। हैदर अली एक राजा थे और वो यहाँ पर शासन करते थे। बाद में उनका बेटा भी शासन किया, है ना। उनके बाद उनका बेटा राजा बना, टीपू सुल्तान और हैदर अली। अच्छा, अब हुआ क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके बीच में, इन दोनों के बीच में बैटल होता है। ठीक है। इसमें टोटल 4 बैटल मैन होते हैं। 4 बैटल मैन होते हैं। ठीक है। और उन 4 बैटलों में कौन जीता, कौन सी संधि हुई, कौन सी ट्रीटी हुई, उन सबको हम लोग वन बाई वन करके देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एंग्लो मैसूर वॉर, तो 1767 से 1769 हुआ है। ठीक है। 1767 से 1769 हैदर अली लेड मैसूर अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इसमें जो लीडर था वो हैदर अली था। जाहिर सी बात है, भाई रूल कर रहा था। द ब्रिटिश अलाइड द मराठास एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप, मैं आपको समझाऊं अगर, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो था मराठा अंपायर था। ये जो एरिया था ये मैसूर का था। और ये जो एरिया था हैदराबाद का था। ठीक है। ये हैदराबाद था, ये मैसूर था और ये मराठा था। ठीक है। तो देखिए, इधर से इन्होंने हैदराबाद को भी मिला लिया, निजाम ऑफ हैदराबाद को भी। किन्ने? ब्रिटिशर्स ने, कि भाई ये देखो, टीपू सुल्तान और ये जो हैदर अली हैं, ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, आपका जो एरिया है उसको कब्जा सकते हैं, तो आप मेरा साथ दो तो इनको उखाड़ फेंकते हैं, है ना। मराठा को भी यही किया, मराठा को भी मिला दिया। अब अभी मराठास के साथ में एंग्लो वॉर नहीं हुआ है ना, वो 1775 से 1782 तक चलता है, अभी नहीं हुआ है। ठीक है। ध्यान से देखिएगा। हैदर अली सरप्राइज द ब्रिटिश बाय रीचिंग द गेट ऑफ मद्रास। ब्रिटिश जब मद्रास के गेट पर पहुंच गए तो हैदर अली एकदम से चौंक गया, है ना। और इनमें बैटल शुरू होता है। बैटल जब शुरू होता है उसमें मैसूर जीत जाता है। हैदर अली बहुत बहादुरी से लड़ता है और मैसूर जीत जाता है। और यहाँ से ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है। ठीक है। ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में साइन होती है। ज़्यादा दिन चलता नहीं है, ब्रिटिश ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। बोथ साइड्स एग्री टू म्यूचुअल सपोर्ट। दोनों साइड एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हैं और ये ट्रीटी खत्म हो जाती है। ये वॉर खत्म हो जाता है। ठीक है। आगे आते हैं। दूसरा एंग्लो मैसूर वार होता है 1780 से 1784। ठीक है। अब इसी समय आपको पता है कि मराठा किसके साथ में भी वॉर चल रहा होता है 1782 में। ठीक है। इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग जो होता है वो मना कर देता है कि भाई हम तुमको नहीं दे पाएंगे, जो राजा है वो बना रहने दो। ठीक है। नाना फडणवीस ने जिसको बनाया था ना, फिर ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी, आपको पढ़ाया था मराठा के टाइम पे। तो वहीं पर वॉरेन हेस्टिंग ने मना कर दिया और 1782 में वो मराठास के साथ में युद्ध बंद कर देता है और पूरा फोकस करता है एंग्लो मैसूर वॉर पे, क्योंकि यहाँ पर इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी होती है ना। तो ब्रिटिश ब्रोक देयर प्रॉमिस, सो हैदर अली वेंट टू वॉर अगेन। ब्रिटिश ने अपना, भाई जाहिर सी बात है उनका यही रवैया ही रहता था, उनको तो भाई प्रॉमिस से कोई मतलब ही नहीं होता था ना। हैदर अली डाइड ड्यूरिंग द वॉर एंड टीपू सुल्तान टुक कमांड। तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है इसी वॉर के दौरान और टीपू सुल्तान राजा बन जाता है इसी वॉर के दौरान। ठीक है। और पूरी कमांड अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है। टीपू सुल्तान फॉट ब्रेवली एंड डिफीट द ब्रिटिश इन मैनी बैटल्स। बहुत सारे युद्धों में हराया, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। इस युद्ध में कोई भी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो फिर बाद में ट्रीटी, संधि समझौता होता है 1784 में, ट्रीटी ऑफ मंगलौर से। ठीक है। दोनों ने जो जो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को कब्जाया था, कैप्चर किया था, उन दोनों ने उनको वापस कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, इस टाइम पर
इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? गवर्नर जनरल वो था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, आपको पता है ना 1972 में ये आया था वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, इस टाइम पर कौन था? इस टाइम पर 1967 ये था लॉर्ड बेरेल्स। लॉर्ड बेरेल्स, ठीक है, तो ये था। अब आते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वार हो गया हमारा, थर्ड पे आते हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान ग्रोइंग पावर वरीड द ब्रिटिश, यानी कि टीपू सुल्तान की जो पावर थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जिससे अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फिर से वो ब्रिटिशर्स मराठा और निजाम के साथ में एलाई बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और मैसूर के ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है। टीपू लॉस्ट सेवरल बैटल्स बट केप्ट फाइटिंग ब्रेवली। तो टीपू यहाँ पर हार जाता है, ओवरऑल ओवरऑल भी हार जाता है और उसको अपना आधा किंगडम देना पड़ता है। यही तो खास बात थी, ब्रिटिशर्स जब हारते थे तो बस टेरिटरी वापस कर दो, और जब कोई यहाँ का राजा हारता था तो उसका पूरा किंगडम ही ले लेते थे, है ना। फिर यहाँ से ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन होती है। तो पहले में ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी? 1769 में, 1769 में आपकी ट्रीटी हुई थी मद्रास, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर सेकंड में हुई थी 84 में, और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम 1902 में ये हुई थी सेरिंगपट्टनम, ठीक है, थर्ड बैटल। चौथे बैटल में कोई ट्रीटी नहीं होती कि टीपू सुल्तान मारा जाता है, ठीक है, टीपू सुल्तान मारा जाता है और मैसूर को पूरा का पूरा ब्रिटिश अंपायर कब्जा लेता है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान अलाइड विद द फ्रेंच क्योंकि फ्रेंच भी यहीं पर थे, है ना। तो फ्रेंच के साथ में 1799 में ये लोग एलाई बनाते हैं और ब्रिटिश लॉन्च करके फाइनल अटैक ऑन सेरिंगपट्टनम। टीपू सुल्तान अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है लेकिन बाद में मारा जाता है, ठीक है। मैसूर फेल टू द ब्रिटिश, मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लीजिए। पहला था 1767 से 69, दूसरा था 1780 से 84, तीसरा था 1790 से 92, और चौथा था 1799 में, और इसी साल हैदर अली मर जाता है, वो टीपू सुल्तान मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, ठीक है, सेरिंगपट्टनम, याद हो गया। और चौथे में कोई ट्रीटी नहीं होती, पूरा का पूरा ही ट्रीटी हो जाती है ना, पूरा का पूरा ही अंपायर अपने में मिला लेते हैं। चलिए एंग्लो बर्मीज वार पे आते हैं। अब एंग्लो बर्मीज वार क्या था? तो बर्मा मतलब आज का म्यांमार, ठीक है, बर्मा मतलब आज का म्यांमार। तो यहाँ पर टोटल 3 बैटल लड़े गए हैं, ब्रिटिश और बर्मीज अंपायर के बीच में 3 बैटल हुए हैं, और कंप्लीट एनेक्सेशन बाई ऑफ बर्मा बाई द ब्रिटिश, ठीक है, यहाँ पर हो गया था। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार 1824 से 1826 के बीच चलता है। इट स्टार्टेड ड्यू टू बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बर्मा। देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता था, ये असम वगैरह वाला रीजन, मेघालय रीजन, है ना। तो यहाँ पर क्या था, ब्रिटिश लॉन्च नवल इन्वेजन ऑफ बर्मा, यानी कि समुद्री हमला किया था इन्होंने बर्मा के ऊपर, यानी म्यांमार के ऊपर समुद्री हमला करते हैं। बर्मीज फॉट ब्रेवली बट गॉट डिफीटेड, पहले एंग्लो बर्मीज वॉर में हार जाते हैं, ब्रिटिश की विक्ट्री होती है। आपको ये भी याद रखना है कौन जीता था, ठीक है, कौन से बैटल में कौन जीता था। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ एंडावो, ठीक है, एंडावो 1826 में एक ट्रीटी होती है जिसमें बर्मा को अपना असम वाला रीजन, मणिपुर, अराकन और टेनेसेरियम इसको खो देना पड़ता है, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स अपने राज्य में मिला लेते हैं, अपने किंगडम में मिला लेते हैं, ठीक है। तो बर्मा लॉस्ट असम, मणिपुर, अराकन एंड टेनेसेरियम। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर आता है सेकंड एंग्लो वार, मराठा वार, 1852 का ये टाइम था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ चुका था 1848 में। आगे पढ़ेंगे। इट बिगन डिस्प्यूट टू ट्रेड डिस्प्यूट एंड ब्रिटिश वांटिंग मोर कंट्रोल, ज्यादा कंट्रोल उनको चाहते थे कि व्यापार विवादों पर युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटिश अटैक्ड सदर्न बर्मा, यानी कि लोअर बर्मा जो नीचे के साइड है, समुद्री इलाके, समुद्री पार्ट जो था उसका। रिजल्ट, ब्रिटिश अनेक्स लोअर बर्मा इंक्लूडिंग रंगून, रंगून को ही इन्होंने कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए तो रंगून ब्रिटिश के हाथ में होता है, ब्रिटिश के कंट्रोल में होता है, तभी तो रंगून भेज देते हैं बहादुर शाह जफर को, अभी 5 साल बाद भेजेंगे, ठीक है। नो फॉर्मल ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर दिस वॉर, कोई भी ट्रीटी साइन नहीं की जाती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है, ये 1885 में होता है जब कांग्रेस बनी थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब स्थापना हुई थी। ब्रिटिश एक्यूज किंग थिवाओ, तो वहां पर किंग थिवा होते हैं, उनको
करप्शन और फ्रेंच डीलिंग के केस में इनको एक्यूज बना लिया जाता है, इनको आरोप लगाया जाता है। दे यूज दिस एन एक्सक्यूज और टू इन्वेड अपर बर्मा, ठीक है। यानी कि इनको ब्रिटिशर्स को लालच था ना, क्योंकि लोअर बर्मा तो इन्होंने कैप्चर कर लिया था, अब अपर बर्मा चाहते थे, इसलिए इन्होंने उन पर हमला करने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। द वॉर लास्टेड ओनली अ फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों तक चलता है, क्योंकि इतना ज़्यादा उनके पास हथियार वगैरह नहीं होते हैं। कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ बर्मा इनटू ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो बर्मा का यहाँ पर पूरा का पूरा साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर में मिल जाता है। किंग थेवाओ वाज एक्साइल टू इंडिया, रत्नागिरी महाराष्ट्र में इनको एक्साइल कर दिया जाता है, ठीक है। तो किंग थेवा को कहाँ भेजा जाता है? रत्नागिरी महाराष्ट्र में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि एसएससी में आजकल ऊट पटांग क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, एआई बना रहा है भाई। तो एआई का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से क्या पूछते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पॉइंट को इंक्लूड किया है यहाँ पर। किंग थेवाओ को रत्नागिरी महाराष्ट्र में भेजा गया है। मैंने काफी टीचरों को नोट्स देखे हैं, तो इतना डिटेल में बताया नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये बताया थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कौन जीता, किस डेट में हुआ, बस खत्म, ठीक है। इसलिए मैं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, क्योंकि हमारा क्या है, ये फाउंडेशन कोर्स। और फाउंडेशन कोर्स में अगर सब कुछ ना बताओ तो फिर फायदा क्या है फाउंडेशन का, है ना। तो इसलिए एक बार नोट्स बनाइए प्रॉपर, और कुछ इसमें ऐड होना होता है तो थोड़ी सी जगह छोड़ते जाइए, ताकि कुछ और अगर आगे ऐड हो, मॉक में आपको अगर कुछ मिल जाए, या कोई और टीचर कुछ और बताए, कुछ एग्जाम में कुछ आ जाए, तो आप उसमें बढ़ा सकें, ठीक है। 3 वॉर होते हैं एंग्लो बर्मीज के, ठीक है, ये खत्म हो जाते हैं। उसके बाद एंग्लो अफगान वार आते हैं। अफगान वार टोटल 3 वॉर होते हैं, इनमें भी 1927, वैसे तो 2 ही होते हैं, लेकिन एक तीसरा वॉर और होता है जहाँ से अफगानिस्तान को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाती है 1919 में, ठीक है। तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो द एंग्लो अफगान वार वर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड अफगानिस्तान। देखिए ये हुए क्यों थे? ब्रिटिश एम्पायर को खतरा था कि रशियन जो इन्फ्लुएंस है ना, वो ब्रिटिश अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया तक ना पहुंच जाए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम अपना नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को मजबूत बना लें, यहाँ पर इनसे अलाई कर लें, या फिर यहाँ पर जीत लें, तो यहाँ पर हम अपनी आर्मी खड़ी कर देंगे, जिससे रशियन यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए ये युद्ध हुए थे, ब्रिटिश फियर ऑफ रशियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, ठीक है। आप इतना क्लियर होगा? चलिए, तो पहला एंग्लो अफगान वार होता है 1839 से 1842। ब्रिटिश इन्वेडेड अफगानिस्तान टू रिप्लेस दोस्त मोहम्मद विद प्रोटो ब्रिटिश रूलर शाह सूजा। देखिए, अब ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को इसलिए इन्वेड किया था ताकि वो रिप्लेस कर सकें किसको? दोस्त मोहम्मद को। किससे रिप्लेस कर सकें? शाह सूजा से। एक ब्रिटिशर्स का ही एक, ऐसे समझ सकते हैं, ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा मानने वाला एक व्यक्ति था शाह सूजा, जो दोस्त मोहम्मद को हटा के खुद रूलर बनना चाहता था, क्योंकि शाह सूजा ने ब्रिटिशर से हेल्प मांगी थी, ठीक है। इनिशियली द ब्रिटिश कैप्चर्ड काबुल, काबुल को पहले कैप्चर करते हैं और बाद में शाह सूजा को इंस्टॉल कर देते हैं वहां पे। लेकिन अफगान ने रिवॉल्ट कर देते हैं और शाह सूजा को मार दिया जाता है, ठीक है। अफगानिस्तान वाले जो लड़के बच्चे होते हैं, मतलब जो लोग होते हैं वहां के, तो वो लोग रिवॉल्ट कर देते हैं और शाह सूजा को मार देते हैं। ड्यूरिंग द रिट्रीट फ्रॉम काबुल ऑलमोस्ट द इंटायर ब्रिटिश आर्मी वाज मैसैक्ड, यानी कि आधी से ज्यादा ब्रिटिश सेना को मार डाला था काबुल से वापसी के दौरान, ठीक है ना। रिजल्ट क्या हुआ? अफगानिस्तान की विक्ट्री होती है और ब्रिटिश की बहुत ज्यादा बदनामी होती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और फिर इसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वार होता सेकंड एंग्लो अफगान वार होता है 1878 से 1880 में। उसके बाद इसमें क्या होता है? इसमें एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ गंडमक। लिखा है? नहीं लिखा है, चलिए मैं बता दूंगा। तो ब्रिटिश अटैक अगेन व्हेन द अफगान्स, अब मतलब इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी 40, आज से लगभग 40 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बदला तो लेना है। तो ये इंतजार कर रहे थे, है ना। ब्रिटिश अटैक्ड अगेन व्हेन द अफगान वेलकम ए रशियन मिशन बट नॉट अ ब्रिटिश वन। तो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश को ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था, लेकिन ब्रिटिशर्स को और ज़्यादा शर्मनाक शर्मनाक हो गए जब उन्होंने रशियन मिशन को, अफगानिस्तानियों ने रशियन मिशन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ब्रिटिशर्स को नहीं किया। दे इंस्टॉल्ड अब्दुल रहमान खान एज एमीर ऑफ अफगानिस्तान। तो उन्होंने अब्दुल रहमान खान को एक वहाँ का राजा बना दिया, अमीर बताया। द ब्रिटिश बॉर्न मिलिट्री बट फेस्ड हैवी रेजिस्टेंस। तो ब्रिटिश इस बैटल में जीत जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान उनको झेलना पड़ता है। ब्रिटिश कंट्रोल अफगान फॉरेन अफेयर्स, इंटरनल मैटर लेफ्ट टू अफगान। जो भी इंटरनल मैटर थे, लड़ाई झगड़े जो भी भाई तुम्हारे घिराई युद्ध हो रहे हैं, वो तुम अपना समझो। फॉरेन अफेयर्स सारा हम देखेंगे, ठीक है। बाहर से आने वाले को किसको परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी, ये सारा सब कुछ हम देखना है, ठीक है। तो ये मैटर चला गया उनके पास, खुद देख लें, रिकॉर्डिंग सब कुछ सही है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। चलिए, थर्ड एंग्लो अफगान वार होता है 1919 में, और इसमें जो अमातुल्ला खान होते हैं,
वर्ल्ड वार 1 के बाद में अमानुल्लाह खान होते हैं, वो अफगानिस्तान की इंडिपेंडेंस की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान लॉन्चेज अ ब्रीफ इन्वेजन इनटू ब्रिटिश इंडिया। अफगानिस्तान ने ब्रिटिश भारत पर एक छोटा सा हमला किया। द वॉर वाज शॉर्ट एंड एंडेड इन ए स्टेलमेट। ठीक है, निर्णायक परिणाम के रूप में ये खत्म हो जाता है और ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी यहाँ से साइन होती है। यानी कि रावलपिंडी में आते हैं दोनों लोग, मिलते हैं, बैठते हैं। ठीक है, और वहां पर ट्रीटी साइन करते हैं कि भाई हम तुम्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, हम ब्रिटिशर्स तुम्हें रिकॉग्नाइज करते हैं कि तुम फुल्ली इंडिपेंडेंस हो जाओ, मजे करो जाके। ठीक है, तो यहाँ से अफगानिस्तान को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाती है। स्वाहा। इम्पैक्ट क्या हुआ? तो अफगानिस्तान रिमेन्ड इंडिपेंडेंट एंड नेवर बिकम ए ब्रिटिश कॉलोनी। कभी भी ब्रिटिश कॉलोनी नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर पहाड़ भी होते हैं और पहाड़ ब्रिटिशों को चढ़ने के लिए भाई साहब बहुत टेढ़ी खीर है ना। तो ब्रिटिशर्स वहां पर इसलिए भी रूल नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा पहाड़ी एरिया है ना। देयर वाज सीन एज अ सिंबल ऑफ अफगान रेजिस्टेंस एंड प्राइड। द फर्स्ट वॉर वाज वन ऑफ द वर्स्ट डिफीट इन ब्रिटिश मिलिट्री हिस्ट्री। सबसे शर्मनाक हारों में से एक थी। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग आगे आते हैं एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, एंग्लो सिख वॉर पे आएंगे और इसके बाद हम लोग चलिए बताएंगे, सरप्राइज रहेगा। एंग्लो सिख वॉर वाज वर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिख अंपायर। ठीक है, तो यहाँ पर दो वार होते हैं मेनली। सिख अंपायर एंड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर पंजाब। पंजाब पे ये कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन वहां पर पहले से ही क्या कर रहे होते हैं, आप कह सकते हैं सिख जो रूलर होते हैं वो वहां पर रूल कर रहे होते हैं। 1839 में क्या होता है, महाराजा रंजीत सिंह होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है ना। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। तो सिख अंपायर जो होता है ना बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो बेटा होता है वो बहुत छोटा होता है उस टाइम पर, है ना, बहुत छोटा होता है। तो ब्रिटिश फियर द ग्रोइंग सिख आर्मी एंड पावर नियर देयर बॉर्डर। उनके बॉर्डर के पास में, क्योंकि अभी तक पंजाब वाला एरिया कैप्चर नहीं किया था ब्रिटिशर्स ने, है ना। तो और सिख आर्मी जो काफी ज्यादा अपने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी कि पाकिस्तान के साइड में काफी ज्यादा फैलती जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि कहीं इधर भी ना निकल ले आए। तो वॉर ये होता है सतलज रिवर के किनारे। सतलज रिवर के किनारे होता है। आपको पता है ना पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा है? तो क्योंकि वहां से 5 नदियां बहती हैं, है ना। 5 नदियों का संगम होता है, इसलिए वहां पर पंजाब पड़ा है। आज का पंजाब नहीं, जो पहले का पंजाब, आधा पाकिस्तान में है ना। पंचनड़ करके एक जगह है जहां पर पांचों नदियां मिलती हैं इंडस से जाके। ठीक है, इंडस से जाके मिलती है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ब्यास बैटल वर फाउट एट मुडक्की, भरोसा, अलीवल एंड सोबरगांव। इन सब में भयंकर युद्ध होता है। रिजल्ट होती है कि ब्रिटिशर्स इसमें जीत जाते हैं। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है यहाँ से। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। सिख सीडेड टेरिटरी एंड पेड वॉर इंडेमनिटी। तो सिखों ने क्षेत्र छोड़ देते हैं और युद्ध का जुर्माना भर देते हैं। ठीक है, युद्ध का जुर्माना भर देते हैं। ठीक है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है। अब इसमें क्या होता है, तो इट बिगिन ड्यू टू रिवेलियन इन मुल्तान अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस। अब ब्रिटिश का इंटरफेरेंस ज्यादा बढ़ गया था तो मुल्तान में ये रिवेलियन हो जाता है। ठीक है, द ब्रिटिश यूज दिस एज एन एक्सक्यूज टू इन्वेट पंजाब अगेन। यानी कि उनको सिर्फ ब्रिटिशर्स को बहाना चाहिए होता था कि भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ सही नहीं है, हमें आना पड़ेगा, तुम मान लो मेरी बात, हमें आना पड़ेगा, तुम्हारे यहाँ रिवेलियन हो जाएगा। तो मतलब ऐसा, मतलब एक तरीके से वो टेरिटरी को कब्जाना चाहते थे और उनको बस छोटा सा भी अगर एक पॉइंट मिला तुरंत उसी देते थे। जैसे नहीं, प्रिंसिपल अगर स्कूल में हो और प्रिंसिपल को अगर तुम कहीं टहलते हुए भी मिल गए, कर कुछ नहीं रहे हो, तुम नॉर्मली जा रहे हो पानी पीने या टॉयलेट करने, प्रिंसिपल उसी दिया। ठीक है, निकले कैसे? बस एक पॉइंट चाहिए। खड़ूस होते हैं ना प्रिंसिपल बहुत सारे, वही चीज अंग्रेजों का होता था। तो मेजर बैटल अकर्ड है रामनगर, चिलियानवाला एंड गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर बैटल्स होते हैं। डिस्पाइट ब्रेव रेजिस्टेंस सिख फोर्सेस वर डिफीटेड। रिजल्ट ये होता है कि ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, ब्रिटिश का पंजाब में एनेक्सेशन हो जाता है। और 1849 में महाराजा दलीप सिंह द लास्ट रूलर जो होते हैं उनको भेज दिया जाता है इंग्लैंड पढ़ने के लिए। ठीक है, डिपोज कर दिया जाता है पढ़ने के लिए और इनको पेंशन दे दी जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, यहाँ पर आपके गवर्नर जनरल और लिख लीजिए, लॉर्ड हेस्टिंग होते हैं। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग, ये अलग हैं, दूसरे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो रूलर बनते हैं महाराजा रंजीत सिंह के बाद में जो इनके बेटे होते हैं सन, उनका नाम होता है, उनका नाम होता है दलीप सिंह। ठीक है, दलीप सिंह होता है और ये छोटे होते हैं, माइनर होते हैं ये। तो इन्हीं को राजा बनाया जाता है बाद में इनको, मतलब लड़ता तो कोई और है लेकिन किंग ये होते हैं। ठीक है, और इनको फिर दलीप सिंह को भेज दिया जाता है इंग्लैंड। ठीक है, आई होप इतनी क्लियर होगी। और यहाँ पर कौन था,
तो यहाँ पर डलहौजी था गवर्नर जनरल। अब आई होप मैं पहले से ही गवर्नर जनरल पढ़ा चुका हूँ तो आपको इतना दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है, इसलिए मैंने गवर्नर जनरल पहले ही निपटा दिए थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं सिख गुरु पे। तो कुछ सिख गुरु हुए हैं, टोटल 10 हुए हैं वैसे, और 10 ही तक हुए हैं। 11वें आपके गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गोविंद सिंह जी, एक किताब है, चलिए बताते हैं आपको, वन बाय वन करके बताते हैं कि क्या था वहां पर। एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी लूं। चलिए, देखिए गुरु नानक देव जी का जन्म होता है 1469 में, ठीक है, 1469 में जन्म होता है इनका। और यहाँ पर क्या होता है, ये स्थापना करते हैं सिखिज्म की, है ना। उसके बाद ये फाउंड करते हैं एक, यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिखता जा रहा हूँ जैसे कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ना। ये स्टार्ट करते हैं, स्टार्टेड सिस्टम ऑफ कम्युनल सिख मील, यानी कि इसी को कहते हैं लंगर, ठीक है। तो ये लंगर की स्थापना करते हैं कि कोई भी भूखा इंसान नहीं रहना चाहिए, है ना, कोई भी इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए। अच्छा अब ये बताइए, 1539 इस टाइम पर मुगल राजा कौन हुआ होगा? एक तो बाबर हुआ होगा, एक हुमायूं हुआ होगा। 1526 में बाबर आया था, 1530 में हुमायूं आया था, ठीक है। और 1539 में ये बैटल लड़ रहे थे, कौन? हुमायूं लड़ रहे थे शेरशाह सूरी के साथ, ठीक है, कनेक्ट करके चलते चाहिए। गुरु अंगद देव जी आते हैं 1539 में आफ्टर गुरु नानक देव जी। तो अंगद देव जी, इन्होंने कंपाइल किया था, यानी कि डेवलप की थी गुरुमुखी स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो डेवलप्ड गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट को इन्होंने डेवलप किया था। पंजाबी की आपको पता है ना, इस लिपि क्या होती है? तो गुरुमुखी ही होती है पंजाबी की। हम लोग सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ते हैं ये सब चीजें, ताकि, और इसी स्क्रिप्ट को गुरु ग्रंथ साहिब लिखने में यूज किया गया है, ठीक है। तो इसी स्क्रिप्ट को यूज किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब लिखने में। गुरु अमरदास जी, तो अमरदास जी ने 22 सीट सिखिज्म की स्टेब्लिश की थी। तो एस्टेब्लिश्ड द 22 सीट्स ऑफ सिखिज्म, ठीक है, 22 सीट्स ऑफ सिखिज्म। उसके बाद गुरु रामदास जी आते हैं, इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी, ठीक है, फाउंडेड सिटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की स्थापना की थी। अच्छा, गुरु अमरदास ने ही एक काम और किया था, इन्होंने आनंद करज मैरिज करके एक सेरेमनी होती थी सिखों में, होती है, उसको एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड आनंद करज मैरिज, मैरिज सेरेमनी, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी और क्या, माल अखाड़ा कर सकते हैं, माल अखाड़ा, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था। बाकी इस टाइम पे मुगल रूलर कौन हुआ होगा? आपको पता है 1555 में अकबर आ गया था, ठीक है, तो अकबर था। 1574 से 1581 इनके टाइम पे, रामदास जी के टाइम पे भी अकबर ही था, ठीक है। और इन्होंने ही अमृतसर में स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल, ठीक है, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की स्थापना, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट इन्होंने कराया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था इनके टाइम पे गोल्डन टेम्पल, ठीक है। और कंप्लीट हुआ था आपके अर्जुन देव के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद अर्जुन देव की बात करेंगे, गुरु अर्जुन देव, तो यहाँ पर इन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया था। अभी हम लोग ट्रिक से याद भी कर लेंगे, ठीक है।
कि कौन से गुरु कौन से थे। कंपाइल आदि ग्रंथ, जो ट्रिक्स मैंने अपने गुरुओं से सीखी हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आदि ग्रंथ, और इन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया था श्री दरबार साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल का, ठीक है। तो गोल्डन टेम्पल को श्री दरबार साहिब भी बोला जाता है, श्री दरबार साहिब। तो कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। और अर्जुन देव को जहांगीर ने ऑर्डर दिए थे कि इनको फांसी दे दी जाए, ठीक है। तो अर्जुन देव को जहांगीर के कहने पर फांसी दे दी गई थी, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया गया था। आई होप इतना क्लियर होगा। अब आते हैं गुरु हरगोविंद जी पर, ठीक है। तो हरगोविंद जी 1606, ये औरंगजेब के टाइम पे, अकबर के बाद जहांगीर आया था ना। तो जहांगीर यानी कि 1606 में जहांगीर आ गया था, 1605 में। तो 1606 में इनको, अर्जुन देव जी को जहांगीर ने एग्जीक्यूट करा दिया था। और हरगोविंद सिंह जी जहांगीर के टाइम पर ही राजा बने थे, ठीक है। तो इन्होंने अकाल तख्त को कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्ट द अकाल तख्त, ठीक है। अकाल तख्त एक थ्रोन होता है टेम्पोरल अथॉरिटी के लिए, ठीक है। इन्होंने मीरी पीरी का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मीरी पीरी, ठीक है। मीरी पीरी का कॉन्सेप्ट इन्होंने इस्टेब्लिश किया था या इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, गुरु हरगोविंद साहब को सोल्जर सेंट कहा जाता है, ठीक है, कॉल्ड एज सोल्जर सेंट, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, सोल्जर सेंट किसको कहा जाता है, गुरु हरगोविंद जी को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, इनको भी जहांगीर द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर गुरु हर राय जी आएंगे 1644 से 1661 में। इन्होंने शेल्टर दिया था, हर राय जी ने गिवन शेल्टर टू दारा सिको, दारा सिको को शेल्टर दिया था, ठीक है। दारा सिको को शेल्टर दिया था गुरु हर राय जी ने। और और क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इनके बारे में, और कुछ तो नहीं याद आ रहा है। नहीं, बस इतना ही ठीक है। हरकिशन जी के बारे में पूछ देखते हैं। तो ये यंगेस्ट सन थे, ये या ऐसा कर सकते हैं यंगेस्ट गुरु थे, ठीक है। यंगेस्ट गुरु अभी तक जितने भी हुए थे यंगेस्ट गुरु थे। और ये केवल 5 साल की एज में बन गए थे, एट द एज ऑफ 5 ईयर। 5 साल के गुरु थे, मतलब 5 साल की एज में ये गुरु बने थे। तो ये भी औरंगजेब के टाइम पे ही थे, 1661 से 1664, ठीक है। क्योंकि 1656 में औरंगजेब आ गया था, आई थिंक 55 में, 55 में अकबर आया था, 1555 में अकबर, 1656 में, ठीक है, 1656 में आया था। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था, कौन है, गुरु हरकिशन जी ना। तो गुरु हरकिशन जी ये खत्म भी हो गए थे, जल्दी हो गए थे, डाइड एट द यंग एज, डाइड एट द यंग एज, ठीक है। लेक्चर लंबा तो नहीं होगा जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुरु तेग बहादुर, अच्छा, इनको भी औरंगजेब ने एग्जीक्यूट कराया था, ठीक है। रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। और इन्होंने अपने हिंदूज के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो अपने रिलीजन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, इन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी थी, गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर जी, इन्होंने एक टाउन था उसको स्टेब्लिश कराया था, उस टाउन का नाम था टाउन ऑफ आनंदपुर, ठीक है, आनंदपुर, इसको स्टेब्लिश कराया था। और इन्होंने अपोज किया था फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ हिंदू कश्मीरी पंडित्स, क्योंकि औरंगजेब क्या कर रहा था, जो हिंदू कश्मीरी पंडित थे उनका फोर्स्ड कन्वर्जन करा रहा था, ठीक है। इसका इन्होंने अपोज किया था, जिसके कारण
औरंगजेब ने इनको एग्जीक्यूट करा दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट गुरु आते हैं, आखिरी गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। और गुरु गोविंद सिंह जी जो होते हैं लास्ट सिख होते लास्ट गुरु होते हैं, सिख गुरु होते हैं। और लास्ट सिख गुरु तो वैसे गुरु ग्रंथ साहिब होते हैं, लेकिन ह्यूमन फॉर्म में ये लास्ट होते हैं। ठीक है, ह्यूमन फॉर्म में। तो इन्होंने एक कंपाइल किया है, क्या, ही कंस्टिट्यूटेड, या पहले ये लिख लीजिए, लास्ट लिविंग सिख गुरु। ठीक है, और ही कंस्टिट्यूटेड खालसा पंथ। ठीक है, खालसा पंथ। ठीक, द हाईएस्ट ऑर्डर विद इन सिक्किम्स एंड इंट्रोड्यूस 5 केज। 5 केज, तो 5 केज क्या क्या थे, तो उनको आप देख लीजिए। एक था केस, केस माने बॉल, बाल। ठीक है, केस। फिर कड़ा जो हाथ में पहनते हैं। फिर कंघा। फिर कृपान। ठीक है, कृपान। और पांचवा था कछेरा, कछेरा। ठीक है, ये 5 केस थे जो गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था। ठीक है, अच्छा, इनके बाद आप ऐसे कह सकते हैं, इनको 2 अफगान ने असैसिनेट कर दिया था। जिसको भेजा किसने था, वजीर खान ने भेजा था। एक सरहिंद का मुगल रूलर था, सरहिंद में भी मुगल्स थे। ठीक है, तो सरहिंद में मुगल्स रूलर था अफगानिस्तान में, वहां का वजीर खान था एक, उसने भेजा था 2 अफगान्स को। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह साहिब को एग्जीक्यूट कर दिया था, यानी कि असैसिनेट कर दिया था। और उसके बाद बंदा बहादुर ने इनको सक्सीड किया था। ठीक है, लेकिन बंदा बहादुर कोई भी गुरु नहीं थे। ठीक है, बाद में फर्रुखसियार ने उनको भी मरवा दिया था। ठीक है, अच्छा, आखिरी में आते हैं। आखिरी में तो या तो 11वें डाल दीजिए आप, या फिर आप 11वें ही डाल दीजिए, चलिए। गुरु ग्रंथ साहिब। जब गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो उन्होंने जिंदा रहते ही कहा दिया था कि मेरे बाद कोई भी गुरु नहीं आएगा। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, ये होली स्क्रिप्चर एक किताब है, एक ऐसे कह सकते हैं बुक है, होली स्क्रिप्चर है। होली स्क्रिप्चर है। ठीक है, इसको आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। जब किसी रिलीजन के बारे में पढ़ाओ ना, तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, कुछ गलत ना निकल जाए, इसलिए काफी रुक रुक के मैं बोल रहा हूँ। होली स्क्रिप्चर है सिख। अब इसको इटर्नल गुरु का वो दिया गया था, मतलब इटर्नल गुरु का स्टेटस दिया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब को वाज गिवन स्टेटस ऑफ इटर्नल गुरु। ठीक है, किसने दिया था, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद में सिख ने रिवॉल्ट कर दिया अगेंस्ट मुगल। और लीडर कौन था उस टाइम पे, बंदा बहादुर रीलर था। ठीक है, चलिए, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, द सिक्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट मुगल अगेंस्ट मुगल अंडर लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। ठीक है, अच्छा, इन्हीं बंदा बहादुर का एक ओरिजिनल नाम अगर बात करें तो लक्ष्मण दास था। ठीक है, लक्ष्मण दास इन्हीं को कहा जाता था, लक्ष्मण दास। ठीक है, तो ये होता है सिख गुरु के जितने भी गुरुज थे वो खत्म होते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो ब्रिटिशर्स ने किए थे। और उनमें से मतलब एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने किए क्या थे इनको जमीन
हड़पने का शौक था, ठीक है? तो ज़मीन हड़पने के लिए नए-नए ये तरीके लाते रहते थे। तो उन्हीं में से एक जो था, वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, है ना? तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम 3 तरीके के लैंड रिफॉर्म लेके आए थे ये। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, तो पंजाब और यूपी में एक आया था महलवारी सिस्टम। पंजाब यूपी में महलवारी सिस्टम आया था। बॉम्बे और मद्रास में रोतवारी सिस्टम आया था। और उससे भी पहले बंगाल और बिहार, उड़ीसा में आ चुका था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट मतलब कौन लेके आया था इसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे, ठीक है? इसी को जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया था, इसी को जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, इसको याद कराना था ना, तो कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। गुरु नानक जी देव जी तो पहले हो गए, ठीक है? फिर अंगद देव जी आ गए, सेकंड आ गए। अमरदास जी 3 आ गए, तीसरे अमर। हमें अमर होना है तीनों लोकों में, तीनों लोकों में हमें अमर होना है, तो तीसरे से अमर हो गए। और 4 राम जी कितने भाई थे? 4 भाई थे ना? तो राम जी 4 भाई थे, तो चौथे कौन हो जाएंगे? रामदास जी हो गए। अर्जुन देव, तो अर्जुन जो थे वो 5 भाई थे, 5 पांडव थे, तो 5 में अर्जुन देव जी हो जाएंगे, ठीक है? कुछ ऐसे ट्रिक्स बना सकते हैं। हर गोविंद, हर गोविंद जी छठे, इसको कैसे याद कर सकते हैं? गोविंद, इसको याद कर लीजिए। हर राय, राय कैसी होनी चाहिए? राय ऐसी होनी चाहिए कि सब साथ में रहें। राय ऐसी दो, कोई कोई मतलब बिखड़े ना, साथ में रहे, है ना? तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। हरकिशन जी 8 में थे, तेग बहादुर 9 में थे और गोविंद सिंह 10 में थे। जो जहाँ पे ट्रिक बन सकती थी वहाँ बना दिया। कुछ और अगर ट्रिक होती है तो शॉर्ट्स बना के हम लोग देख लेंगे, ठीक है उसको। तो परमानेंट सेटलमेंट हो गया, रोहितबारी सिस्टम हो गया, महलवारी सिस्टम, इन तीनों को हम लोग देखते हैं। अच्छा, इन्होंने इंट्रोड्यूस क्यों किया था? सेवरल लैंड रेवेन्यू सिस्टम टू मैक्सिमाइज देयर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है? तो वही चीज़ है, 3 मेजर रिफॉर्म्स हुए थे और ये देख लिया हम लोग। परमानेंट सेटलमेंट देखते हैं, इसी को हम लोग जमींदार सिस्टम भी कहते हैं, जमींदारी, ठीक है? और ये फिक्स्ड होता था, ये फिक्स्ड होता था, ठीक है? 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उस टाइम पर यही गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है? 1793 में। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इनको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लैंड वाज गिवन टू जमींदार हु कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स, ठीक है? तो लैंड जमींदार के नाम कर दिए गए थे और वो बाद में जो उस जमीन पर पीजेंट काम करते थे उनसे रेवेन्यू वसूल लेते थे। जमींदार पेड अ फिक्स अमाउंट टू ब्रिटिशर्स रिगार्डलेस ऑफ क्रॉप फेलियर, चाहे क्रॉप हो चाहे ना हो, आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? इम्पैक्ट क्या हुआ? पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट हुआ। सीधी सी बात है, जहां पर भी दलाल आएंगे बीच में, वहां पर जो निचले तबके का इंसान होगा उसका शोषण होगा, ठीक है? उसका शोषण होगा। तो जमींदार क्या थे? दलाल ही तो थे। पीजेंट और ब्रिटिशर्स के बीच में दलाल का ही तो काम कर रहे थे, तो इसलिए उनका शोषण हो रहा था पीजेंट्स का, ठीक है? जमींदार बिकम रिच, रिच बनते जा रहे थे, अमीर होते जा रहे थे, तो किसान गरीब होते जा रहे थे, ठीक है? आई होप इतना क्लियर होगा। अच्छा, इसमें एरिया कितना कवर कर रहा था? जमींदारी सिस्टम का एरिया जो था 19% एरिया इसने कवर किया था पूरे इंडिया का, ठीक है? जमींदारी सिस्टम में। बाकी 51% रोयतवारी सिस्टम का किया था और 30% महलवारी सिस्टम ने किया था, ठीक है? तो टोटल इंडिया का कवर इतना हो गया था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए कि 10/11 भाग, 10/11 पार्ट ऑफ लैंड रेंट टू ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। और 1/11 पार्ट जमींदार को देना पड़ता था इसमें, ठीक है? याद रखिए। नेक्स्ट, रेतवारी सिस्टम, थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड। यहाँ पर एक नाम और रखिए, कैप्टन रीड। ऐसे याद रखिए, आर से रीड, आर से रेतवारी, ठीक है? कैप्टन रीड, या यहाँ पर चार्ल्स रीड भी लिख सकते हैं। कैप्टन लिख दिया मैंने, कैप्टन भी गलत लिखा। यहाँ पर आप चार्ल्स लिखिए, ठीक है? चार्ल्स रीड, चार्ल्स रीड। तो इन्होंने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसको लगाया गया था। रेयोत का मतलब पता क्या होता है? रेयोत का मतलब होता है पीजेंट, ठीक है? पीजेंट यानी कि डायरेक्ट जो टैक्स लेना होता था, डायरेक्ट पीजेंट से ही लेना होता था, ठीक है? रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। पीजेंट का मतलब ही होता है
पीजेंट का मतलब होता है फॉर्मर, फॉर्मर और रियोत का मतलब भी होता है फॉर्मर, ठीक है। नो इंटरमीडियरी लाइक जमींदार वर इन्वॉल्व, अच्छी थी, ठीक, मतलब उससे तो अच्छी थी। गेव सम ओनरशिप राइट टू फार्मर्स बट टैक्स रेट्स वर हाई एंड रिजेक्ट, बस इन्होंने एक चीज सही की तो दूसरी खराब कर दी, जैसे अभी एसएससी कर रही है, 10 चीजें गलत होती हैं, 5 सही कर देती है, 10 और खराब कर देती है ना। तो भाई चीज ये भी करते थे। अच्छा, ये जो थॉमस था, ये मॉडल था ना रेतवारी सिस्टम, ये बेस्ड था, वाज बेस्ड ऑन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है। तो रिकार्डियन थ्योरी एक हुई है रेंट पर, उस पर बेस्ड था, ठीक है। और इसमें टाइम पीरियड लिखा है, नहीं भी लिखा, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। 1820 में आया था ये रैतवारी सिस्टम, 1820 में आया था, ठीक है। इसमें लिखा है, इसमें 1793 लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी रैतवारी सिस्टम मैंने बता ही दिया। और ये सबसे पहले मद्रास में आया था, बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ इसमें छूट नहीं रहा है आई थिंक। हाँ, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन ये आ रहे हैं। और ये पता है कौन सा कहाँ पर क्वेश्चन आया है ये जीडी में क्वेश्चन आया, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन बारह महल, बारह महल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु की बारह महल डिस्ट्रिक्ट में ये पहले इंप्लीमेंट हुआ था। और ये एरिया कवर कितना कर रहा था, एरिया 51% कवर कर रहा था, सबसे ज्यादा रेतवारी सिस्टम ही एरिया कवर कर रहा था, यानी कि पूरा का पूरा दक्कन समझ सकते हैं आप। महलवारी सिस्टम तो ये पंजाब और यूपी वाले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में लगभग ये इंट्रोड्यूस हुआ था, महलवारी सिस्टम। और ये लगभग 1822 में आया था, ठीक है, सबसे लास्ट में यही आया था। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था महलवारी सिस्टम ने, तो ये हॉल्ट मैकेंजी करके एक थे, हॉल्ट हॉल्ट मैकेंजी, मैकेंजी एंड विलियम बेंटिक। नहीं रुकिए, हॉल्ट मैकेंजी 1822 में, और विलियम बेंटिक इसमें, विलियम बेंटिक ने कुछ तो काम किया था इसमें यार, महलवारी सिस्टम में क्या काम किया था। विलियम बेंटिक, हाँ, विलियम बेंटिक ने इसको मॉडिफाई किया था, यहाँ पर लिख सकते हैं आप। ये मैं कहूँ विलियम बेंटिक ने कुछ तो किया था इसमें, विलियम बेंटिक मॉडिफाइड दिस सिस्टम, ठीक है, इतना याद रखिए। और हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन दूर हो गई। अच्छा, इसमें एरिया 30%, 30% पंजाब यूपी वाला एरिया आप मान सकते हैं। अब इसमें क्या था, जो विलेज लेवल पे वो लिया जाता था, तो पूरे विलेज को कन्वर्ट कर दिया जाता था एक लार्ज यूनिट में, जिसको कहा जाता महल, ठीक है, उसको महल कहा जाता। तो विलेज हेडमैन को एक जिम्मेदारी दी जाती थी कि ये पूरे विलेज से टैक्स को, रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा, लेकिन इसको हेड नहीं बनाया जाता था, ठीक है। ये हेड नहीं होता था ना, अपॉइंट किया जाता था, एक बस बोल दिया जाता है कि विलेज हेडमैन है, बस इसको कलेक्ट करना है, एक किसी भी आदमी को पकड़ लिया कि भाई तुम कलेक्ट कर रहे हमें दे देना, ठीक है, हो गया। आई होप क्लियर होगा इतना। रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम अ होल विलेज कलेक्टिवली, जिसको महल कहा जाता था, विलेज हेडमैन लंबरदार कहा जाता था, बोलते हैं ना लंबरदार बन रहे फिर रहे हो हैं, मतलब गांव का मुखिया, बर बर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड पेइंग टैक्स, ठीक है। इम्पैक्ट क्या आते, तो क्रिएटेड प्रेशर ऑन एंटायर विलेज टू पे टैक्स, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे, भाई टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो, ठीक है। लेड टू इनडेबिटेडनेस एंड एक्सप्लॉयटेशन, इसमें कर्ज और शोषण बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, ठीक है। इतना आई होप खत्म हो गया। और ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो ब्रिटिश फोकस्ड ओनली ऑन रेवेन्यू, इन्हें पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा, नॉट ऑन इंप्रूविंग एग्रीकल्चर, फार्मर सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी डेप्ट एंड फ्रीक्वेंट फेमाइंस, लैंड सिस्टम क्रिएटेड क्लासेस लाइक जमींदार, वीकनिंग ट्रेडिशनल विलेज सिस्टम, ठीक है। तो जमींदार तो बढ़ते चले गए, इनके पास तो प्रॉपर्टी बढ़ती चली गई। अब वो अच्छा हुआ कि बाद में प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट था वो हटा दिया गया, वरना जमींदार और ज्यादा यहाँ पे रईस होते, है ना। तो बहुत अच्छा स्टेप था वो आज़ादी के बाद। चलिए, अब आते हैं हम लोग 1798 का या 99 का सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस। फिर हम लोग पहुंच जाएंगे अपने 1857 के कॉस्ट पे, यानी कि सब्सिडरी अलायंस के बाद अभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी पढ़ेंगे।
अभी थोड़ी चीज़ें हैं। सब्सिडी अलायंस क्या था? एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेज़ली। तो वेलेज़ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1798 में। इट वाज यूज्ड बाय ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो इंडियन के प्रिंसली स्टेट जो थे उन पर डायरेक्ट कंट्रोल रखना चाहते थे। इंडियन रूलर हैड टू कीप ब्रिटिश ट्रूप्स इन देयर टेरिटरी, मतलब ये जबरन रखना पड़ता था कि आपको रखना ही पड़ेगा मेरे ट्रूप्स को, यानी कि मेरी सेना को आपको अपनी टेरिटरी में रखना पड़ेगा। ये पता क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि मैसूर जैसी हालत ना हो। मैसूर में यह समझ सकते हो कि मैसूर में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था ब्रिटिशर्स का, और 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था, और पहला मैसूर ही था अ, जो इसमें शामिल हुआ था, है ना? टीपू सुल्तान मार के। द रूलर हैड टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस ट्रूप। जो सेना रहेगी ना, उसको रूलर को ही पैसा देना पड़ेगा। रूलर कुड नॉट मेंटेन एनी अदर यूरोपियन आर्मी, यानी कि जो फ्रेंच आर्मी वगैरह होगी उसको मेंटेन नहीं कर सकता। दे कुड नॉट फॉर्म अलायंस और डिक्लेयर वॉर विद ब्रिटिश विदाउट ब्रिटिश परमिशन, यानी कि किसी के साथ भी ना तो संधि कर सकते हैं, ना ही कोई युद्ध कर सकते हैं बिना ब्रिटिश की परमिशन से। ब्रिटिश रेजिडेंट ब्रिटिश रेजिडेंस एक मिनट ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफिसर वुड स्टे इन द कोर्ट। एक ऑफिसर इनके कोर्ट में हमेशा रहेगा। ही मॉनिटर ऑल एक्टिविटीज एंड कंट्रोल फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, वो फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल करेगा। इफ द रूलर फेल टू पे, पार्ट ऑफ टेरिटरीज वर टेकन अवे। दिस लेड टू द लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर मैनी इंडियन स्टेट। ठीक है, तो ये चीजें हो गई थी। अच्छा, अब इसमें मेन कारण क्या हुआ अगर हम देखें इसमें? हाँ चलिए, पर्पस क्या था? तो भाई ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को बनाना डायरेक्ट वॉरफेयर पे, और इंडियन पावर्स को बहुत ज़्यादा वीकन करना। इम्पैक्ट हुआ, इंडियन रूलर लॉस्ट देयर सोवर्निटी, अपनी संप्रभुता खो दी। ब्रिटिश गेन कंट्रोल विदाउट फाइटिंग लार्ज बार्स, क्रिएटेड अनरेस्ट एंड रिसेंटमेंट अमंग इंडियंस। ठीक है, एक डर का माहौल पैदा हो गया था इनमें। अच्छा, इंपॉर्टेंट स्टेट दैट्स एक्सेप्टेड सब्सिडरी लाइन। तो सबसे पहला स्टेट था वो था हैदराबाद। सबसे पहले हैदराबाद ने वसूला, हैदराबाद ने एक्सेप्ट किया था 1798 में। जब आया तभी एक्सेप्ट कर लिया 1798 में। ठीक है, उसके बाद मैसूर 1799 ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि टीपू सुल्तान मारा जाता है। फिर तंजौर आता है 1799 में ही, तंजौर। तंजौर 1799 में। ठीक है, उसके बाद अवध आ जाता है 1801 में। अवध के बाद पेशवाज आ जाते हैं, जो मराठा वाले होते हैं ना, पुना, पेशवाज ऑफ पुणे। ठीक है, 1802 में, क्योंकि सेकंड एंग्लो मराठा वार होता है ना। पेशवा आ जाते हैं यहाँ से, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जयपुर आता है। उसके बाद बहुत सारे आते हैं, जयपुर, जैसे जयपुर हो गया, मछेरी हो गया, बुंडी हो गया, भरतपुर, बरार, ऐसे करके बहुत सारे बाद में शामिल होते जाते हैं। मतलब मैन जो है वो यही है, भरतपुर हो गया और बरार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैन है ऊपर वाले, ये सीक्वेंस है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा, होलकर ऑफ इंदौर जो थे, उन्होंने कभी भी इनका अलायंस एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, अच्छा, इंडिया में जो सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम था, सबसे पहले किसने यूज किया था? आपको पता है? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। एक फ्रेंच गवर्नर था, उसका नाम था डुप्लेक्स। फ्रेंच गवर्नर जिसका नाम था डुप्लेक्स, उसने यूज किया था सब्सिडरी अलायंस इंडिया में। ही वाज फर्स्ट टू यूज सब्सिडरी सब्सिडियरी पॉलिसी, सब्सिडरी ट्रीटी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये सब हो गया मैकाले माइन्यूट ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे भी कुछ रिफॉर्म्स हुए थे। जैसे सबसे पहला आता है मैक्यूले माइन्यूट रिफॉर्म, यानी कि टीबी मैकॉले। टीबी मैकॉले मतलब थॉमस बेविंगटन मैकॉले, 1835 में ये लेके आए थे। और इससे रिलेटेड एक एक्ट बन चुका था, एजुकेशन एक्ट, 1834 में ही। इट लेड द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इंग्लिश शुड बी मीडियम ऑफ एजुकेशन। पहला इनका नियम ये था कि इंग्लिश को
एजुकेशन का मीडियम होना पड़ेगा। मैकॉले आर्ग्यूड दैट इंडियन लैंग्वेज वर नॉट सूटेबल फॉर मॉडर्न साइंस एंड नॉलेज। ठीक है, तो इंडियन लैंग्वेजेज हैं वो मॉडर्न साइंस एंड नॉलेज के लिए सूटेबल नहीं है। भाई साहब को बुलाओ जरा, मैकॉले को कॉल लगाओ जरा, मैकॉले को बुलाया जाए। भाई इंडियन लैंग्वेज सूटेबल नहीं है, आओ तुम्हें बताते हैं अभी। ही बिलीव्ड इंग्लिश वाज सुपीरियर एंड मोर यूजफुल। अच्छा ठीक है, कुछ बोलेंगे नहीं, फैमिली कंटेंट है। प्रमोट वेस्टर्न लिटरेचर, साइंस एंड फिलोसॉफी, पश्चिमी साहित्य, विज्ञान और दर्शन को बढ़ावा दिया इसने। ही सजेस्टेड रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल संस्कृत एंड पर्शियन लर्निंग विद वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, तो इसने मतलब संस्कृत और पर्शियन लर्निंग को वेस्टर्न एजुकेशन के साथ में रिप्लेस करने की कोशिश की। ठीक है, क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु आर इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट ओपिनियन एंड मोरल इंटेलेक्ट। बहुत सारे ऐसे लीडर थे, बहुत सारे, आगे आने वाले समय में मैं तो नहीं बताऊंगा आपको कि ये इंडियन ही थे, लेकिन ब्रिटिश टेस्ट में थे, आपको खुद समझ आएगा, मैं नहीं बताऊंगा, कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना है। क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु आर इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट ओपिनियन मोरल एंड इंटेलेक्ट। बाद में जाके बहुत सारे, बहुत नहीं, एक दो प्रधानमंत्री भी बने हैं। ही वांटेड टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस हु वुड हेल्प द ब्रिटिश रूल। ठीक है, ही वांटेड टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस हु वुड हेल्प द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल में वो हेल्प करे बस, बात सीरियस नहीं लीजिएगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। ठीक है, इम्पैक्ट, इंग्लिश बिकम द मेन लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा की मुख्य भाषा अंग्रेजी बन गई। ठीक है, इम्पैक्ट ये पड़ा। वेस्टर्न सब्जेक्ट रिप्लेस ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग। जो ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग जो होती थी उसको वेस्टर्न सब्जेक्ट ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, लेड टू राइज ऑफ एन इंडियन इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास। इट डिस्कनेक्टेड एजुकेशनल एजुकेटेड इंडियंस फ्रॉम देयर रूट्स एंड लोकल कल्चर। तो जो उनके लोकल कल्चर वगैरह इंडियंस के चलते थे, मतलब हमारे, ऑफकोर्स हम भी इंडियन ही हैं, तो उनसे दूर हो गए। ठीक है, अपने रूट से दूर हो गए। अच्छा, क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि ये एक यूरोसेंट्रिक और डिसमिस्ड रिच इंडियन नॉलेज सिस्टम था। ठीक है, प्रमोटेड कल्चरल इन्फीरियरिटी अमंग इंडियंस, यानी कि इसने भारतीयों में सांस्कृतिक हीन भावना पैदा कर देता है ये। ठीक है, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन लेटर हेल्प्ड स्प्रेड आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म और रिफॉर्म। जो रशियन, यूएसएसआर, ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन सब से हम सीख रहे थे, वो सब इंग्लिश में ही था ना। तो इंग्लिश एजुकेशन, हमें इंग्लिश पढ़ना आती थी, बोलना आती थी, तभी तो हम अंग्रेजों से लड़ पाए अच्छे से ना। तो इसने ज़्यादा हेल्प भी की। मैनी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वर प्रोडक्ट ऑफ दिस सिस्टम, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट थे। ठीक है, वुड्स डिस्पैच आता है 1854 में। तो इट वाज ए लैंडमार्क डॉक्यूमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये लैंडमार्क डेवलपमेंट था, और इसी की वजह से काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई, काफ़ी चीज़ें खराब भी हुई, है ना? 1 मिनट रुकिए। हाँ, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पर जो मैकाले माइन्यूट है, यहाँ पर डाउनवर्ड फ़िल्ट्रेशन थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है? डाउनवर्ड फ़िल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है? किसने इम्प्लीमेंट किया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड थे ये। अब पता है ये इंग्लिश में क्यों देना चाहते थे? ये मतलब एक चाल भी थी इनकी कि अगर इंग्लिश में देंगे ना, कि इंडियंस में एक होता है, इंडियंस में क्या हर एक जगह होता है कि अगर कोई सामने वाला बंदा अगर अच्छे कपड़े पहना है, तो जो गरीब इंसान होगा ना, वो भी अच्छे कपड़े पहनने के लिए कुछ भी करेगा, है ना? वो कुछ भी करेगा। तो इसलिए भी एक तरीका था कि इनको भी, अगर हमने थोड़े लोगों को बना दिया तो और लोग भी अपने आप आ जाएँगे। इट वाज़ लैंडमार्क डॉक्यूमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। इट वाज़ सेंट बाय चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड ने इसको भेजा था, द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द गवर्नर टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल को भेजा था, जो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। ठीक है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन को कुछ लोग मैकाले माइन्यूट को भी मानते हैं कि ये मैग्ना कार्टा है, लेकिन नहीं, आपको वुड्स डिस्पैच मार्क करना अगर आता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन 1854 में आया था। ठीक, इट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। वुड्स रिकमेंडेड सिस्टमेटिक हायरार्की, यानी कि पहले प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए, फिर मिडिल क्लास, फिर हाई स्कूल होना चाहिए, फिर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, और यहाँ से वुड डिस्पैच से ही हर प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुए थे। इंग्लिश टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और फॉर हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी वर्नाकुलर लैंग्वेज, याद रखिए। हायर एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम होगी, वर्नाकुलर लैंग्वेज होगी प्राइमरी एजुकेशन में। ठीक है, और
बोथ वेस्टर्न इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करता है। साइंस और इंडियन क्लासिकल लिटरेचर शुड बी टॉट। टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुड बी ओपन। प्राइवेट एफर्ट एंड एजुकेशन शुड बी इनकरेज। मिशनरी एंड प्राइवेट स्कूल वर टू बी सपोर्टेड विद ग्रांट्स। ठीक है, तो ग्रांट्स भी इनको दी जाएंगी। अब इसी सिलसिले में 3 यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था। 3 यूनिवर्सिटीज, 3 यूनिवर्सिटी ओपनड इन, पहली आई थी कलकत्ता में, कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास। यही तीनों तो बड़े शहर थे, यहीं पर तो रूल कर रहे थे ये लोग, बम्बई और मद्रास। कब आई थी ये? 1857 में। ठीक है, अब यहीं से यूनिवर्सिटी को डिग्रीज, यूनिवर्सिटी ने डिग्रीज देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, यहीं से। ठीक है, अब इतना क्लियर होगा। चलिए, और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी ओपन किए गए थे। फीमेल एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड, तो फीमेल्स को एजुकेशन, अब देखो राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये इतने सारे रिफॉर्मिस्ट जो थे, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है। ठीक है, इतने सारे रिफॉर्मिस्ट थे जो महिलाओं को शिक्षा देने के लिए प्रेरित कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। तो यहाँ पर भी इनको वो रखना था, तो बुड्स डिस्पैच में ये भी पॉइंट था। गर्ल्स एजुकेशन के लिए एक स्पेशल अटेंशन दिया गया। सेटअप ऑफ यूनिवर्सिटी इन ईच प्रेसिडेंसी, हर एक प्रेसिडेंसी में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और उन्हीं में 3 यूनिवर्सिटी सबसे पहले खोली गई, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, चले चलिए। क्रिटिसिज्म हुआ कि फोकस रिमेन ऑन प्रोड्यूसिंग क्लर्क्स फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए केवल क्लर्क को तैयार कर रहे हैं ये। इंडियन लैंग्वेजेस वर निगलेक्टेड एट हाई लेवल्स पर इंडियन लैंग्वेजेस को निगलेक्ट कर दिया। लेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इम्पैक्ट ये पड़ा। बूस्टेड इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न लर्निंग, एनकरेज द ग्रोथ ऑफ एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास, हेल्प प्रोड्यूस फ्यूचर लीडर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, तो फ्यूचर लीडर को भी इन्होंने ही तैयार किया था, इसी वजह से। नेक्स्ट पे, मेजर एजुकेशन कमीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब देखो, मेजर आए थे जैसे 1882 में आपका हंटर एजुकेशन कमीशन आया था। ये किस लिए आया था? ताकि ये वुड्स डिस्पैच जो 1854 में जो आया था, वुड्स डिस्पैच, उसको मतलब रिव्यू कर सके, है ना। वुड्स डिस्पैच को रिव्यू करने के लिए आया था। देखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी किसके लिए आया था वो मैं मार्क करते जा रहा हूँ कि क्या क्या आपको याद रखना। हंटर कमीशन, विलियम हंटर चेयरमैन थे इसके, और वुड्स डिस्पैच को रिव्यू करने के लिए आया था। ठीक है, बाकी प्राइमरी एजुकेशन शुड बी वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये सारे मुख्य रिकमेंडेशन थे, वो आप पढ़ सकते हैं, मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, रैले कमीशन 1902 में आया था, सर थॉमस रो। और ये किस लिए आया था, पर्पज क्या था इसका, रैले कमीशन का? ताकि वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रिव्यू कर सके। ठीक है, तो रिजल्ट, लेट द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ये बना था, और ये पर्पस था इसका कि टू स्टडी द कंडीशन ऑफ हायर एजुकेशन स्पेशली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रिव्यू करने के लिए आया था। ठीक, चलिए। सैडलर कमीशन, तो माइकल अर्नस्ट सैडलर थे एक, तो उन्होंने जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो उसको रिव्यू करने के लिए आया था, टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ठीक है, हम सैंडल पहन के कलकत्ता जाएंगे, तो ये से याद कर सकते हैं, हम सैंडल पहन के कलकत्ता जाएंगे। सेटलर हो गया। ठीक है, बाकी इंटरमीडिएट 11th-12th एजुकेशन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि यूनिवर्सिटी से 11th, पहले यूनिवर्सिटी में ही 11th-12th होती थी। ठीक है, तो 11th-12th को अलग किया जाए, और 12 ईयर का स्कूल सिस्टम बनाया जाए यूनिवर्सिटी से पहले, तो वही चीज़ बाद में चली आके। ठीक है, इंकरेजमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। फिर हार्टोग आती है, हार्टोग कमेटी, तो हार्टोग कमेटी 1930 में आती है, नहीं 1929 में आती है, और सर फिलिप हार्टोग इसके चेयरमैन होते हैं। ये रिव्यू करता है जो एजुकेशन प्रोग्रेस चल रही है 1917 से, उसको रिव्यू करता है। ठीक है, यानी कि मेन तरीका ये था कि मेन इसका जो काम था, इस लोअर करना है, टू लोअर कॉलेज ड्रॉप आउट, या कह सकते हैं ड्रॉप आउट रेट्स। ठीक है, टू लोअर ड्रॉप आउट रेट्स, इसको लोअर करना है, इसको कम करना है। ठीक है, फोकस मोर ऑन क्वालिटी देन क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वालिटी पे फोकस करना है, प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करना है, चेक ओवर एक्सपेंशन, बस ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। सर्जेंट प्लान आया था आपका 1944 में, सर जॉन सर्जेंट इसके वो थे, और एजुकेशनल एडवाइजर थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ये एजुकेशन आफ्टर पोस्ट वार इंडिपेंडेंस, यानी कि पोस्ट वार वर्ल्ड वार टू एजुकेशन सिस्टम की क्या दिक्कतें थी उसको करने आया था। ठीक है, टू क्रिएट अ कंप्रिहेंसिव प्लान फॉर पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट, बस जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे। फाइनली हमारा जो हमारा मेन मुद्दा है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उस पे आते हैं। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिए टाइम, क्योंकि लगातार बोलते बोलते भाई
हो गया है हालत खस्ता। चलिए देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज ए पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। बेहद गंदी चीज़ थी। उस टाइम पर ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि अगर कोई राजा होता था, अगर वो मर जाए और उसका कोई भी बायोलॉजिकल हेयर ना हो, नेचुरल बायोलॉजिकल हेयर ना हो, यानी कि उसका सगा बेटा ना हो, तो वो उस उस एरिया का, यानी कि उस डायनेस्टी का रूलर नहीं बन सकता, उस किंगडम का राजा नहीं बन सकता, ठीक है? अडॉप्टेड सन्स वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज़ लीगल हेयर, ठीक है? ठीक है? ठीक है? ये एक नया तरीका था कि इंडियन प्रिंसली स्टेट को अनेक्स किया जा सके। इंडियन प्रिंसली स्टेट को अनेक्स किया जा सके, ठीक है? ये एक नए तरीका ब्रिटिशर्स घूम के लाए थे आफ्टर सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है? इनको तो भाई राज्य चाहिए और कुछ तो था नहीं। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें थी, जैसे चलो वो आगे पढ़ते हैं। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ो। पर्पस इसका पता है आपको? विदाउट बार आपको ब्रिटिश टेरिटरी में शामिल करना है। एलिमिनेट स्मॉल इंडिपेंडेंट इंडियन किंगडम। मेजर स्टेट जो जिनको अनेक्स किया गया था वो क्या थे? तो उनको देख लेते हैं एक बार। इनमें सबसे पहले था सतारा। सबसे पहला था सतारा, जिसको 1848 जिस साल आया था उसी साल कर लिया गया था। फिर आया था आपका जयपुर एंड संबलपुर। जयपुर एंड संबलपुर, ये 1849 में किया गया था। ठीक है, ये याद करने वाली चीजें हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ जयपुर। और फिर आया था आपका भगत। भगत, तो भगत आया था 1850 में, मतलब अनेक्स कर लिया था। और उदयपुर 1852 में। ये सारे रीजन थे 1857 का रिवोल्ट होने के लिए, ठीक है? उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, ये सब रिवोल्ट करते हैं। नागपुर 1854 में। अवध 1856 में। ठीक है, आखिरी जो वो था 1856 में अवध था। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट क्या था? तो क्रिएटेड एंगर अमंग इंडियन रूलर्स एंड पीपल, डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स इंडियन ट्रेडिशन एंड लाइक अडॉप्शन। तो अडॉप्शन जो, मतलब अडॉप्ट कर लेते ना इंडियन, जो रूलर्स होते थे वो बच्चों को अडॉप्ट कर लेते थे जिनके माँ बाप नहीं होते थे, तो इसमें उन्होंने डिसरिस्पेक्ट दिखाया। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ रिवॉल्ट 1857 का यही बना था, ठीक है, कि इन्होंने डिसरिस्पेक्ट की। अडॉप्शन मतलब मेन चीज तो यही है ना, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सब क्यों लड़े? भाई बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे तात्या टोपे, नाना साहब जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना? तो वो लोग इसीलिए लड़े ना। पॉलिटिकल कॉज रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब इनके कॉज पढ़ेंगे, टोटल 5 कॉज हम मेनली हमने इनको कैटेगराइज किया है मैंने। पॉलिटिकल कॉज क्या थे? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेस वाज वाइडली सेंटेड, इसको बहुत ज़्यादा नाराजगी दिखाई गई इसके लिए। ब्रिटिश एनेक्स स्टेट्स लाइक सतारा, झांसी, नागपुर यूजिंग दिस पॉलिसी। नवाब ऑफ अवध वाज डिपोज्ड इन 1856 बाज मिस रूल। 1856 में मिस रूल के उससे हटाया गया था अवध के नवाब को। इवन लॉयल एलाइज वर नॉट स्पेयर, लॉयल एलाइज को भी नहीं छोड़ा गया। डिसरिस्पेक्ट अबाउट मुगल एम्परर, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वाज टोल्ड ही वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एनी मोर, है ना? उसके बाद क्या था? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज क्या थे इसके? तो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया गया था नए लॉज, जो कि किसी से पूछा भी नहीं, है ना? किसी से भी पूछा ही नहीं, किसी इंडियन से कंसल्ट नहीं किया और इम्प्लीमेंट कर दिए गए, तो ये भी एक कॉज था। उसके बाद ये क्या हो गया? आगे क्रिएटेड एलियनेशन एंड डिस्ट्रेस, यानी कि अलगाव और अविश्वास बढ़ता है। जुडिशियल सिस्टम वाज पार्शियली कॉम्प्लेक्स। इट फेवर्ड यूरोपियंस एंड वाज एक्सपेंसिव फॉर इंडियंस। ये यूरोपियंस के लिए तो पक्ष में थी, लेकिन भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा महंगी थी, ठीक है? नो रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी इंडियंस को कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं मिल रहा था। ऑल हाई पोस्ट वर रिजर्व फॉर ब्रिटिश, ठीक है? इकोनॉमिक और कॉमर्शियल कॉज क्या थे? तो हैवी लैंड रेवेन्यू डिमांड किया जा रहा था। आपको पता है कि 1793 में कितने सारे वो आ गए थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम आ गए थे, है ना? पीजेंट्स लॉस्ट लैंड्स एंड फेल इनटू डेब्ट, बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गए थे। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल वर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि क्या होता था ब्रिटेन में, यहाँ पर जो भी कच्चा माल होता था वो ले जाते थे ब्रिटेन में,
और वहाँ पर मशीनें होती थी और मशीनों से कपड़े वपड़े सब बनवाए जाते थे और फिर यहाँ इंडिया में आके लाके बेचते जाते थे सस्ते दामों पर, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो कारीगर थे, यहाँ का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे, वो हाथों से बनाते थे, है ना। हाथों से बनाते थे तो उसमें भाई टाइम भी लगता था, बहुत टाइम लगेगा तो वो महंगे होंगे, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा से। अब हम लोग क्या खरीदें, हम लोग सस्ता माल ही खरीदेंगे ना, जो कम पैसे में मिलेगा और अच्छा मिलेगा वही चीज़ खरीदेंगे। तो यहाँ के लोग भी वही करते थे, यहाँ के लोगों की भी नहीं गलती है ना। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसे भाई तबाह हो गई। ब्रिटिश इंपोर्टेड चीप गुड्स एंड किल्ड लोकल क्राफ्ट, ये मैं बता दिया हूँ अभी, ठीक है। जमींदार एंड तालुकदार लॉस्ट पावर एंड लैंड, ठीक है। तो जमींदार और तालुकदार पे भी बहुत लंबा खंजर चला था, ठीक है। दे बिकम हॉसाइल टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश साल के विरोधी बन गए, ठीक है। कौन, जमींदार और तालुकदार भी। सोशल और रिलीजियस कॉज क्या थे, तो वो रिलीजियस कस्टम्स में अब बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करने लगे थे। विडो रीमैरिज लॉ ले आए थे, एबोलिशन ऑफ सती ले आए थे। ये लोगों की सेंटिमेंट, देखो हम लोग समझते हैं कि यह सती अच्छा था, रीमैरिज लॉ जो था वो अच्छा था उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम के लोग, क्योंकि वो सालों से सदियों से चली आ रही, कोई अगर प्रथा अगर सदियों से चली आ रही है उसको एकदम से उखाड़ फेंकोगे तो लोगों में सेंटिमेंट तो हर्ट होंगे ना। हम लोगों के लिए ये आसान है कि हाँ यार ये खराब था, इसको हटाना जरूरी था, हम लोग अभी सोच सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर आप सोचिए कि सालों से जो प्रथा चली आ रही है बड़े बुजुर्गों की, तो उसको हटाना एक सेंटिमेंट को हर्ट करने के जैसा था, ठीक है। फियर ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन का डर पैदा हुआ था। क्रिश्चियन मिशनरीज वर एक्टिव एंड लोकल फियर्ड फोर्स कन्वर्जन, तो फोर्स कन्वर्जन काफी ज्यादा पीक पर था अपने। मिक्सिंग ऑफ कास्ट लाइन्स एंड आर्मी ऑफ एंड हिंदूज, यानी कि सेना में जाति व्यवस्था की अनदेखी से हिंदू नाराज हो गए। कॉमन मेस एंड ओवरसीज पोस्टिंग पर सीन एज एंटी हिंदूज, ठीक है। यानी कि क्या होता था, समुद्र पार पोस्टिंग की जाती थी आर्मी की उस टाइम पर। तो ये एक मेन रीजन भी बनता था कि क्योंकि जो यहाँ पर लोग होते थे पहले, तो वो समुद्र को पार करने का मतलब है, ब्राह्मणों में एक चीज होती थी कि समुद्र को अगर तुमने पार किया तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और कैनिंग ने एक एक्ट लेके आए थे कि इंडियन सोल्जर्स को एक मैंडेटरी होगा कि बंगाल आर्मी में जो सोल्जर्स हैं उनको ओवरसीज ड्यूटी के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक सेंटिमेंट उनका हर्ट हो रहा था कि भाई हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज थी, ये रिलीजियस कार्ड था। अच्छा, अब सबसे बड़ा क्या था, मिलिट्री कॉस्ट था। डिस्क्रिमिनेशन इन सैलरी एंड प्रमोशन, सैलरी और प्रमोशन में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। जो ब्रिटिश थे उनको काफी अच्छा खासा पैसा मिलता था और उनको प्रमोशन भी मिलता था, हाई पोस्ट भी मिलती थी, लेकिन ऐसा इंडियंस को नहीं मिलता था। इंडियन सिपाहीज वाज पेड लेस एंड हैड फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज। हायर पोस्ट पर रिजर्व फॉर ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है। तो ब्रिटिश ऑफिसर के लिए हायर पोस्ट रखी जाती थी। नो मैटर हाउ लॉयल और कैपेबल यू आर, बट यू विल नॉट गेट हाई रैंक इन द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। द ग्रीस कार्टेसिस इंटेलिजेंस, मेन पॉइंट यही है जहां से बहुत ज्यादा भड़क गए थे लोग। देखो क्या होता था, एक इन्होंने ग्रीस कार्टेरिस इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें क्या होता था, इनफील्ड राइफल थी, जो एक कह सकते हैं कि एक अफवाह शायद उड़ा दी थी किसी ने या फिर सही में हो। उसमें ये बोला गया था कि जो उसमें कारतूस पड़ता है वो काऊ और पिग के फैट से बना हुआ है। अब देखिए, काऊ हमारे लिए सेक्रेट है, हिंदूज के लिए सेक्रेट है, और फैट हराम है, ठीक है। किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। पिग, पिग हराम है, ठीक है। तो अब इन दोनों के फैट से लड़िए, और उसको मुंह से निकाल के कार्ट्रिज को पहले निकाला जाता था, फिर बंदूक में लगाया जाएगा राइफल में, उसके बाद आपको फायर करना पड़ेगा। तो ये भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट्स के खिलाफ है ना। तो इसीलिए ये राइवलरी छिड़ जाती है, और वहां पर एक मंगल पांडे होते हैं, तो वो यहाँ से शुरू कर देते हैं। मंगल पांडे ने क्या करते हैं, रुको बता रहा हूँ, लिखना पड़ेगा, लिखा है कि नहीं, नहीं, नहीं लिखा। तो मंगल पांडे होते हैं, तो ये 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक कह सकते हैं आर्मी के सोल्जर होते हैं, 34th नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। तो ये फायर कर देते हैं सर्जेंट मेजर पर, कब, 29 मार्च 1857 को, ठीक है। फायर्ड एट सर्जेंट मेजर, और उसमें उसकी मौत हो जाती है, कब, 29 मार्च को, ठीक है। और बाद में इनको पकड़ लिया जाता है, 8 अप्रैल को इनको फांसी की सजा दे दी जाती है, इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है, मंगल पांडे। फिर क्या होता है, 24 अप्रैल को, 8 अप्रैल को उनको फांसी दे देगी, 24 अप्रैल को थर्ड नेटिव कैवलरी जो होती है उसने रिफ्यूज कर देते हैं कि ग्रीस कार्टेजेस को वो यूज नहीं करेंगे। 9 मई को
इन सबको मतलब इनको जेल में डाल दिया जाता और 9 मई को डिसमिस कर दिया जाता 10 साल की जेल के लिए। ठीक है। 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट होता है कहाँ से? 10 मई 1857 को। ठीक है। कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट होता है। मेरठ से ये स्टार्ट होता है और इसका जो हॉटस्पॉट बनता है वो दिल्ली बनता है। ठीक है। हॉटस्पॉट दिल्ली बनता है क्योंकि दिल्ली में ही जो मुगल रूलर था वो रहता है। इट्स सून स्प्रेड टू दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, ठीक है, जगदीशपुर एंड सो ऑन। अब पढ़ते हैं हम लोग कहाँ कहाँ ये फैला था। दिल्ली में जो लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफर थे, लेकिन बहादुर शाह जफर काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, तो इसलिए उनका जो मिलिट्री कमांडर थे उनका नाम था वक्त खान। वो यहाँ पर आर्मी को लीड कर रहे थे। ठीक है। वक्त खान आर्मी को लीड कर रहे थे। आई होप इतना क्लियर होगा। आर्मी कमांडर थे। आर्मी कमांडर। ठीक है। अब इनको सप्रेस करने के लिए जो लीडर थे वो थे जनरल जॉन निकलसन और लेफ्टिनेंट हुडसन। ठीक है। जनरल जॉन निकलसन और लेफ्टिनेंट हुडसन। कानपुर में नाना साहब भाई आपके जो मराठा अंपायर के रूलर थे। ठीक है। बाजीराव टू, तो उनके बेटे थे। तात्या टोपे हो गए, अजीमुल्ला खान हो गए, जनरल हैवलॉक और जनरल कॉलिन कैंपबेल। ठीक है। तो ये इनको सप्रेस कर रहे थे। कैंपबेल आपके लखनऊ में भी मिलेंगे और कानपुर में मिलेंगे, क्योंकि लखनऊ कानपुर ज्यादा दूरी है नहीं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, और लक्ष्मीबाई को रोज दे रहे हैं ये। रोज मतलब फूल दे रहे हैं, तो ह्यूज रोज ऐसे याद कर सकते हैं। लखनऊ बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादर, तो इनको हेनरी लॉरेंस पहले थे और बाद में कैलिन कॉम्पेल को ही आपके इनको दे दिया गया था, चार्ज दे दिया गया था, कॉलिन कॉम्पेल। फिर आते हैं ग्वालियर, तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों लोग थे, और यहाँ पर भी ह्यूज रोज, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई वहां पर ह्यूज रोज। ठीक है। जगदीशपुर कुंवर सिंह, तो जो थे जगदीश जो थे बिहार में, वो कुंवारे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेलर ने उनका कोट ही नहीं सिलते हैं। टेलर उनका कपड़े नहीं सिलता है। ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, कुंवर सर ने सिखाया था मेरे। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह, यहाँ कर्नल नील थे। कर्नल नील। बरेली में खान बहादुर खान, कॉलिन कैंपबेल यहाँ पर भी थे। और प्रयागराज में मौलवी लियाकत अली यानी कि कर्नल नील यहाँ पर भी थे। प्रयागराज और फैजाबाद, अयोध्या, फैजाबाद मतलब अयोध्या, तो यहाँ पर आपके कर्नल नील और जेम्स नील थे। ठीक है। बाकी आपको बता ही चुका हूँ, नाना साहब ये सन थे, अडॉप्टेड सन। इन्होंने क्यों रिवॉल्ट किया था? रानी लक्ष्मीबाई तो अपने बेटे के लिए कर रही थी, है ना। और ये अडॉप्टेड सन थे नाना साहब किसके? बाजीराव टू के। बाजीराव टू के। और इनको बाद में कानपुर का एक रीजन पड़ता है यहाँ पर, बिठूर, ठीक है, वहां भेज दिया गया था। अब इसका कारण क्या बना कि फेल क्यों हो गया ये? तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग लीडर्स। ठीक है। नो सेंट्रल लीडरशिप, कोई भी सेंट्रल लीडरशिप अच्छी नहीं थी, क्योंकि बहादुर शाह जफर था भी एक, लेकिन बहादुर शाह जफर बूढ़ा हो चला था। एक मिनट। हाँ, बहादुर शाह जफर जो था वो काफी ज्यादा बूढ़ा था, तो इसलिए वो खुद तो युद्ध लड़ने जा नहीं सकता था, तो इसलिए मिलिट्री कमांडर उसका बख्त खान जाता है युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है। बैटल लड़ता है। और मेन चीज है मतलब राजा अच्छा होना चाहिए, लीडर अगर अच्छा होगा ना, तो आपकी सेना कैसे भी हो आप युद्ध जीत जाओगे। ठीक है ना। आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो लीडरशिप अच्छी नहीं थी। बहुत पुराने पुराने आर्म्स थे, रिसोर्सेज नहीं थे वहाँ पे। ब्रिटिश की सुपीरियर स्ट्रेटजी थी, री उनका अच्छा था, तगड़ा था। अगर आज अभी चोटिल हुए हैं उनके आर्मी, तुरंत से री आ जाती थी। ठीक है। रिजल्ट क्या था? यहाँ से मुगल डायनेस्टी रूल एंड हो जाता है यहाँ से। और जो बहादुर शाह जफर होता है उसको रंगून भेज दिया जाता है 1759 में, सॉरी 1858 में, और 1862 में उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ठीक है। ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल इन 1858। बाद में कंपनी रूल यहाँ से खत्म हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन रूल शुरू हो जाता है। ठीक है। अब हम जो कल से पढ़ेंगे वो क्राउन रूल पढ़ेंगे। मतलब हमारा जो टॉपिक रहेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगा, लेकिन उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ पहले पॉलिटिकल और भी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उनको हम लोग पहले करेंगे। ठीक है। तो क्वींस प्रोक्लेमेशन एश्योर्ड नो इंटरफेरेंस इन रिलीजन, राइट्स ऑफ प्रिंसेस रिस्पेक्टेड। ठीक है। कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। खत्म। ये होता है आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। खत्म। ठीक है। और यहाँ से आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अच्छे से सब कुछ। और
कल से आईएनसी करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ कमेंट भी आए थे, तो कमेंट क्या थे वो देख लेते हैं कि किसने क्या कमेंट दिए थे इस पे। जैसे बीडी सावरकर ने कहा था इसको, बीडी सावरकर ने कहा था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और क्या कह सकते हैं। चलिए मैं और लिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। किसने क्या कहा था अगले लेक्चर में ले आएंगे, लिखा हुआ होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और चलिए फिर मिलते हैं फिर आपको हम कल के लेक्चर में। और कल के लेक्चर में हम लोग करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। थैंक यू।